चलिए आज लिखिए आप लोग टॉपिक समतलीय गति में किसी वस्तु की स्थिति, समतलीय गति में किसी वस्तु की स्थिति, ब्रैकेट में लिखिएगा विस्थापन, समतलीय गति में किसी वस्तु की स्थिति, ब्रैकेट में विस्थापन, ब्रैकेट बंद, कोमा, वेग तथा त्वरण का समीकरण, चलिए इसके बाद डैश देख लिखिए उसमें, माना कि किसी क्षण लिखिएगा, माना कि किसी क्षण t पर, माना कि किसी क्षण t पर, स्मॉल t पर समतल में वस्तु की स्थिति, वेक्टर r बराबर xi कैप प्लस yj कैप है, xi कैप प्लस yj कैप है। देखिए इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए ना कि कोई वस्तु है तो वह समतल में, समतल यानी कि 2 डायमेंशन में है, जिस मान लीजिए कि यहाँ पर ही है, तो यहाँ का निर्देशांक होगा x और y। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मूल बिंदु से मिलाते हैं, तो हमको एक स्थिति सदिश मिलता है ना, पोजीशन वेक्टर, मूल बिंदु से मिलाने पोजीशन वेक्टर मिलता है। और यदि यहाँ से हम लोग डॉट डॉट से इस तरह से मिला दें तो ई वाला जो आपका हो जाता है एक्स आई हो जाता है, आई वाला जो होता है वाई जे होता है। तो बिंदु P का जैसे पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं, यानी कि हाई वाला दूरिया, तो लिखते थे ना कि r बराबर क्या लिखा जाता था, एक्स आई या प्लस वाई। जब वेक्टर पदार्थ बताए थे आपको, स्थिति मतलब कि पोजीशन मतलब कि विस्थापन, मूल बिंदु से इसका विस्थापन क्या है, तो एक्स आई प्लस वाई जे। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ इसका एक्स दूरी भी है, कुछ ना कुछ वाई दूरी है। तो इतना तक लिख लिए ना कि r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे है। तो इसका मान लीजिए कि हम परिमाण निकालना चाहें, यानी कि मैग्नीट्यूड इस विस्थापन का, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के विस्थापन शामिल है, एक एक्स विस्थापन और एक वाई विस्थापन। तो इसका परिमाण निकालना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, मोड ऑफ r बराबर अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं जी, मोड ऑफ r का मान कितना होता है r, तो r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा ठीक ना, कि चूकी करके ए नंबर दे दीजिएगा, बी नंबर में देखिए चूंकि वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो हो जाएगा डी आर अब बाई डी टी, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई डी टी और जे कैप। थोड़ा समझे कोशिश कीजिएगा, जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि ए बराबर भी बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, यानी कि विस्थापन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो किसके बराबर आता है, वेग के बराबर आता है। या इसी को हम ऐसे भी आप पढ़ाए थे कि डी एस बाई, पढ़ाए थे ना,
तो किसी प्रकार के विस्थापन का डिफरेंशिएशन जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वेग के बराबर आता है। तो देखिए यहाँ पर r बराबर है एक्स आई का प्लस वाई जे का। एक्स जो है एक्स अक्ष पर विस्थापन है, वाई जे जो है वाई अक्ष पर है, लेकिन है तो विस्थापन भी, एक्स भी विस्थापन है, वाई भी। तो देखिए डी आर बाई डी टी का जो मान होगा ना, तो इसे आर भी विस्थापन है लेकिन ये परिणामी विस्थापन है, रिजल्टेंट। तो डी आर बाई डी विस्थापन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आर मतलब स्थिति बताया ना, स्थिति मतलब विस्थापन। अब विस्थापन का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो क्या आता है, वेग आता है ना। इसको लिखेंगे हम लोग वेक्टर भी, वेक्टर। देखिए ई जिसे ये भी विस्थापन ही है एक्स, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वेग ही आएगा, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस पर है ना तो वेग लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लगा देंगे, भी। यहाँ पर रहेगा आपका आई का, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, भी बाई आर ओ जे का, ठीक। ई हो गया वेग का फॉर्मूला वेक्टर के पद में 2 डायमेंशन में, लेकिन 1 डायमेंशन में नहीं। 1 डायमेंशन में तो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। अब देखिए इसका हम मोड निकालना चाहेंगे तो मोड और भी बराबर, मोड निकालने का तरीका होता है कि आई जे के गुणांक को रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिखा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, भी एक्स का स्क्वायर प्लस, नहीं जी, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। रिजल्टेंट मतलब कि जो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में है ना, तो दोनों के बदले में एक रिजल्टेंट आएगा, तो यही रिजल्टेंट होता है भी बराबर रूट अंडर भी एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा ये सब के आगे हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए उसके बाद आप लोग जानते हैं कि यदि हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, वेग का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है बताइए तब, भूल गए। देखिए dv बाई dt का मान कितना होता है, n होता है जी, त्वरण। तो चलिए इसके बाद हम लिखते हैं ये आपका होता है परिणामी वेग, ई वाला ई जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग लिखेंगे सी नंबर, चूंकि हम लोग निकाले हैं वेक्टर भी बराबर भी एक्स आई कैप प्लस भी वाई, नहीं जी। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेक्टर डी भी है बाई डी टी, तो डी भी एक्स डी टी आई कैप रहेगा प्लस डी भी वाई डी टी जे कैप रहेगा। अब बताइए जैसे डी भी एक्स और डी टी है ना, तो किसी प्रकार के वेग का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, तो डी भी बाई डी टी का मान पाएगा वेक्टर ए, क्योंकि त्वरण भी सदिश राशि होता है। ये आ जाएगा आपका ए एक्स आई कैप ए वाई आएगा ना जी। तो ये हो गया परिणामी त्वरण का फॉर्मूला। इसका परिमाण निकालना है यानी कि मैग्नीट्यूड, तो मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर रूट अंडर एक्स के होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना होगा, ए रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला। ये हो गया परिणामी त्वरण का परिमाण, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सब कुछ टॉपिक लिखिए, ऊपर से क्षैतिज दिशा में, ऊपर से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप, ऊपर से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप के लिए, प्रक्षेपित प्रक्षेप के लिए समीकरण समीकरण देखिए कहने का मतलब है ना कि ऊपर से हम लोग जैसे अभी तक ले जो भी हम लोग वस्तु फेंक रहे थे नीचे से ऊपर फेंक रहे थे ना, मान ली कोई छत पर से इसे फेंकेगा तो सीधे थोड़ी जाएगा, आगे जाके ऐसे गिरता ना है। तो ऊपर से छत पर जब किसी वस्तु को फेंकते हैं हम लोग समतल में,
तो वो किस प्रकार से गति करेगा और उसके लिए समीकरण होगा क्या होगा, उसका अब हम लोग को चित्र बनाना है, यानी कि व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप लोग। मान के चलिए कि छत पर है, छत पर से हम लोग नीचे फेंक रहे हैं किसी वस्तु को। नीचे माने कि ऐसे नहीं, ये तो सरल रेखा में गति हो जाएगा। हाँ, यू वेग से फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ऊपर से फेंके हैं तो जाके धरती पर कहीं गिरेगा कि नहीं, तो वहां से जहां तक जाके गिरेगा वो बीच की दूरिया क्या कहलाएगा, इसमें भी 36 प्रयास होगा जहां जाके गिरे। लेकिन छत से लिया जाता है, छत के आधार से जहां पर जाके गिरा है ना, वहां के बीच की दूरी कहलाता है 36 प्रयास। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर की ओर काम करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है। y एक्सिस है आपका और ई वाला x एक्सिस है। कोई वस्तु है जिसको हम लोग छत के बिंदु ए पर से यू वेग से फेंकते हैं सीधे, लेकिन वो सीधे न जा करके आगे से टर्न हो जाता है, यानी कि परवलयिक पथ पकड़ लेता है। चाहे बम ऊपर से गिराया जाता है ना जब युद्ध के दौरान, तो वो भी तो इसी तरह से गति करता है, क्योंकि वो तो सीधे चलते रहता है और ऊपर से गिरता है तो इस तरह से नीचे आता है, डायरेक्ट नीचे आता नहीं है, इस तरह से आता है परवलयिक पथ का पालन करते हुए। चलिए, तो इसमें मानना पड़ता है, ऐसे नहीं बना सकते हैं। लिखिए, माना कि एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, माना कि एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु A से क्षैतिज दिशा में, एक बिंदु A से क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह अचर गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन गति करता है। तो यह है अचर गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन गति करता है। गति करता हुआ लिखिएगा, गति करता हुआ t समय में पृथ्वी तल पर बिंदु B पर गिरता है। t समय में पृथ्वी तल पर बिंदु B पर गिरता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रक्षेप्य मतलब प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में, प्रक्षेप्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में एक साथ गति करता है, लेकिन क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य का कोई त्वरण नहीं होता है। क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य का कोई त्वरण नहीं होता है, अर्थात ax बराबर
0, ax बराबर 0, इसलिए इसका वेग नियत रहता है। इसलिए इसका वेग नियत रहता है। पैराग्राफ चेंज। तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप में जी त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, अर्थात ay बराबर g, अर्थात ay बराबर g। देखिए है क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई छत है, तो छत जो है धरती पर है, तो धरती के सतह से h ऊंचाई पर कोई खड़ा है आदमी, और यहाँ से बिंदु ए से किसी वस्तु को इस तरह क्षैतिज दिशा में फेंकता है। तब फेंकता है तो जाएगा इस तरह से सीधे। तो देखो जिस किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं ना, तो आगे की ओर भी जाते रहता है और धीरे धीरे से मुड़ते भी तो रहता है ना। तो यानी कि उसका दो प्रकार की गति होता है, वो क्षैतिज है वो, क्योंकि आगे की ओर भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे नीचे की ओर भी गिर रहा है। तो उसमें देखिए जैसे कि वस्तु में क्षैतिज त्वरण जो ax का मान होता है वो 0 होता है, इसीलिए वस्तु का वेग धीरे धीरे घटता है। नहीं तो क्षैतिज त्वरण का मान यदि कुछ रहेगा, क्षैतिज त्वरण मतलब इस तरह से, तो वस्तु का भी नीचे कुछ गिरेगा ही नहीं। जैसे शुरू में हम लोग फेंकते हैं तो क्षैतिज त्वरण कुछ ना कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते केवल एक त्वरण काम करता है, ऊर्ध्वाधर, जो नीचे की ओर वस्तु को घींचता है। इसलिए वस्तु धीरे धीरे क्या होने लगता है, कर पथ होने लगता है, मुड़ने लगता है। तो हम बताएं अभी कि दो त्वरण होता है समतल में, एगो x होता है एगो, तो x के मान 0 है और केवल एगो त्वरण करता है ay जो है किसके बराबर होता है, जिसके कारण वस्तु आगे चल के बिंदु B पर गिर जाता है। तो इस स्थिति में हमको निकालना है कि कितना दूरी पर जाके गिरा है, ये फॉर्मूला निकालना है, और फिर छत की ऊंचाई का भी समीकरण निकाल लेना है कि छत की कितना ऊंचाई रहा होगा जिस पर से वस्तु को फेंका गया है। तो इसमें नंबर 1 देख लिखिए, नंबर 1 क्षैतिज दिशा में गति के लिए, क्षैतिज दिशा में गति के लिए देखिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए लिख लिए, उसमें डैश दे दीजिएगा। प्रारंभिक वेग, जिस वेग से फेंका जाता है उसी वेग प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग u बराबर u त्वरण, जब कोई वस्तु विराम चलना शुरू करता है तो उसका त्वरण कितना होता है, 0। इसलिए प्रक्षेप का क्षैतिज परास s बराबर ut प्लस हाफ GT²। नहीं जी, लेकिन क्षैतिज परास s थोड़ी होता है, उस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो s की जगह पर क्या लिखेंगे, r। प्रारंभिक वेग का मान कितना है सर, प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा के लिए है। तो क्षैतिज दिशा में जैसे किसी वस्तु को फेंकते हैं ना, तो शुरू में तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वेग थोड़ी होता है, शुरू में तो वस्तु का केवल क्षैतिज वेग ही होता है। इस बिंदु पर जैसे हम लोग वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु की दिशा केवल क्षैतिज दिशा में होता है। वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पर कहाँ करती है, जरा से भी मुड़ लीजिए परी, तो ऊर्ध्वाधर वेग होकर 0 होता है, क्षैतिज वेग ux होता है। तो ux किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पर त्वरण काम करता है g, क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान 0। तब प्रक्षेप का क्षैतिज परास की अधिक से अधिक कितना दूर जाकर गिरेगा, यानी कि r। तो उसका फॉर्मूला होता है दूरी के लिए s बराबर ut प्लस हाफ ft²।
लेकिन देखिए तो यहाँ पर यू टी को लिखे यू टी, ठीक, तो यू टी, ठीक, यानी कि यू एक्स लिख दीजिए सबसे अच्छा, क्योंकि यू का मान किसके बराबर है, यू एक्स इंटू टी। और यहाँ पर त्वरण का मान कितना होगा क्षैतिज दिशा में के लिए, तो जी का मान लिख देंगे 0, 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो आर बराबर केवल क्या आएगा, यू एक्स इंटू टी, अब प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि आर बराबर केवल यू एक्स इंटू ई हुआ केवल क्षैतिज दूरी कि कितना दूर जाके वो गिरेगा। तो जितना वेग से फेंके हैं और जाने में जितना समय लगेगा बिंदु बी पर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपको नापना है दूरी कि हम छत पर से किसी वस्तु के ऊपर फेंक रहे हैं, तो फेंकिए तो खाली मालूम होना चाहिए कि आप कितना वेग से फेंक रहे हैं और कितना समय बाद जाकर वहां पर गिरा है, कितना समय बाद जाकर वहां पर गिरा है। तो जितना वेग से फेंके हैं और जितना समय बाद गिरा है उसको खाली आपस में गुणन कर दीजिए, अपने आप आपको दूरी मालूम हो जाएगा कि आप छत पर से फेंके हैं, जहाँ पर गिरा है वहां से लेकर के छत के बीच की दूरी कितना है। इसके बाद लिखिएगा, उतार लिए तो नोट कीजिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए दूसरा नंबर दे दीजिएगा। लिखिएगा नीचे से, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर 0, यू वाई बराबर 0 तथा त्वरण ए वाई बराबर जी, तथा त्वरण ए वाई बराबर जी। इसलिए प्रक्षेप का ऊर्ध्व विस्थापन मतलब कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन H बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं जी। लेकिन देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर से ना, तो जहां पर फेंकते हैं तो उस समय उसका केवल क्षैतिज वेग होता है, ऊर्ध्वाधर वेग का मान 0 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखेंगे, पहले यू वाई लिख देते हैं क्योंकि वेग जो है यू वाई के फॉर्म में है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर यू आई का मान कितना है, क्योंकि जब हम लोग फेंकते हैं तो उस समय वस्तु का केवल क्षैतिज दिशा में गति होता है, ऊर्ध्वाधर कोई गति नहीं होता। तो एच बराबर आपका हो जाएगा केवल हाफ जी टी। अब इसकी जगह पर आप रख सकते हैं, रखने का मन है था, इसकी जगह पर आप ये भी रख सकते हैं चाहिएगा तो, जी के जगह पर ए वाई रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए वाई का मान किसके बराबर है, तो इसको भी पुट कर सकते हैं हम लोग चाहेंगे। इसको तो आप लोग नोट कर लिए हैं तो मिटा देते हैं। देखिए इसके पीछे वाला में लेकर चलते हैं आपको। जैसे आर बराबर अभी हम लोग याद किए थे यू इंटू टी, जस्ट पहले यहाँ से भी हम लोग टी का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा, आर बाई यू। इसमें रख देते हैं, चूंकि एच बराबर है 1/2 जी टी स्क्वायर, तो एच बराबर 1/2 जी, टी के मान कितना है आर बटा यू का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर एच बराबर आपका 1/2 जी इंटू आर स्क्वायर। अच्छा उतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उसका काम नहीं है। इसके बाद लिखते हैं कि H बराबर y तथा R बराबर x
रखने पर y बराबर 1/2 g इंटू x बटा u का होल स्क्वायर। इसलिए हो जाएगा y बराबर 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। y बराबर g बाई 2u स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं हम लोग, इसको इंटू में आगे किसी से करके यहाँ समझने वाला है। जैसे देखिए हम लोग h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर निकाले थे ना, तो इसमें क्या किए हैं कि इसके पीछे हम लोग याद किए थे r बराबर यू इंटू टी, तो टी के मान निकाल के r बाई यू है, इसमें टी के स्थान पर पुट कर देंगे। तो देखिए टी जैसे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो इसमें टी के स्थान पर कितना पुट कर दिया r बाई, तो चूंकि टी का स्क्वायर तो r बाई यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो h ऊंचाई है आखिर y एक्सिस पर का ही कोई ऊंचाई है ना, तो हम लोग आखिर इसको मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो भाग है a से लेकर के वो तक ले, उसका मान लेते हैं कि y है। ये वाला y मत मानिएगा क्योंकि पूरा न है, इसका एक छोटा सा हिस्सा कितना मान लेते हैं y, जो h के बराबर होगा। हाई वाला जो दूरिया आपका r वो x अक्ष पर है ना, तो उसको क्या मान लेते हैं x। तो देखिए लिखे h बराबर y तथा r बराबर x रखने पर, नहीं कि h की जगह पर क्या रख दीजिए y रख दीजिए r की जगह पर। इसको रखने के पीछे कारण है क्योंकि परवलय के रूप में ही आता है। तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या किए है ना कि g को और 2u स्क्वायर को एक साथ लिख दिए हैं, g और 2 इंटू यू स्क्वायर के एक साथ एक्स स्क्वायर के। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि परवलय के समीकरण के रूप में आ जाए। कितना नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद लिखाना है। इसके बाद लिखिए सब कोई, अतः यह एक परवलय का समीकरण है। अतः यह एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। इसलिए क्षैतिज दिशा में, इसलिए क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप्य, इसलिए क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेपित प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। परवलयकार होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।